हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रह्मांड, जो कि हम घटना चक्र से कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। घटना चक्र का ब्रह्मांड आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम 3 वीडियो लेके आएंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड सामान्य अवधारणा। महाविस्फोट सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन लेमेंटियर ने इसका प्रतिपादन किया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मतलब हमारा सौरमंडल कहाँ पर स्थित है, किस गैलेक्सी में स्थित है, तो वो है मंदाकिनी या आकाशगंगा, या उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। एक वो सल्फाकार है, मतलब एक राउंड सल्फाकार गैलेक्सी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर किसको कहा जाता है? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। देखो, जैसे कि जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, वो राउंड है, तो इसके एक कोने पर सूर्य स्थित है, और जब वह उसके केंद्र की परिक्रमा में जितना समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है, जब तारे का विकास होता है तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है? तो वो है प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या बनता है? प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग उसके प्रकाश का सूचक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। वह अवस्था या वह सीमा जिससे कि तारे की आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाता है तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या होती है? तो कृष्ण विवर होती है। जो तारों के कारण जो घटित होने वाली आकाशीय परिघटना है उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण विवर कहा जाता है। कृष्ण केंद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल की थ्योरी को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अब कथन दिया गया है, तो कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो ये सही है क्योंकि हम इसको दूरबीन से नहीं देख सकते। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वहां प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, मतलब उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो इतना प्रबल होता है कि वहां से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। तो दोनों कथन सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण उसका उच्च घनत्व होता है। कृष्ण विवर एक बहुत ज्यादा उच्च घनत्व वाला पिंड होता है जो कि किसी भी विकिरण को अर्थात प्रकाश को भी वहां से गुजरने नहीं देता। सुपरनोवा किसे कहा जाता है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल हैं उनकी संख्या 88 है। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर और भंगुर तारा आदि क्या हैं? तो ये खगोलीय वस्तुएं हैं। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर और भंगुर तारा जो हैं वो एक भौगोलिक वस्तुएं हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, तो अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता? तो विटल स्टार और कृष्ण मास्टर नहीं पाए जाते। अंतरिक्ष में विटल स्टार और कृष्ण मास्टर नहीं पाया जाता। एक निश्चित आकृति में अवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो यदि एक निश्चित आकृति में स्थित है तारा तो उसको क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। इस तारे का नाम क्या था? तो इसका नाम था बिटल ग्लूस। जो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप है उसने सबसे पहले एक दूर स्थित तारे की सतह की छाया भेजी थी, उसका नाम था बिटल ग्लूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह में सर्वाधिक मध्य घनत्व है, तो सबसे ज्यादा माध्य घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यानों में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है कि आकाश स्याह या काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी और सूरज के बीचों बीच स्थित है तो उसे अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को जो आकाश है वो काला दिखाई देगा और जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे। पृथ्वी के संगठन
में मुख्य तत्व क्या होता है? तो पृथ्वी के संगठन में सबसे ज्यादा मुख्य तत्व है लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो लोहा होता है 35%, ऑक्सीजन होता है 30% और सिलिकॉन होता है 15%। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? तो इसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठाते देखता है तो वह अवस्थित होगा एक विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रक्षेपक या प्रेक्षक तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर स्थित होगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। तो पहला क्वेश्चन है सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिकाएं सौरमंडल का भाग नहीं होती क्योंकि निहारिकाओं का ही भाग क्या होता है? सौरमंडल होता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है। सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौरमंडल परिवार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है। सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, फिर प्लूटो को इससे हटा दिया गया था। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो यूरेनस और मंगल के बीच स्थित हैं, तो मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं बृहस्पति और शनि। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही क्रम में जमाना है तो पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दो ग्रह स्थित हैं जिनका नाम है बुध और शुक्र। पृथ्वी स्थित है तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये अप्रकाशमान होते हैं और ये अप्रकाशमान नहीं होते और चमकते भी हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले मिलाना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल में दूसरे स्थान पर कौन है? तो सूरज से दूसरे स्थान पर स्थित है शुक्र और पहले स्थान पर है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध स्थित है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे धीरे 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 घूमता है तो वो है वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में जमाना है तो सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का है, फिर शनि है, यूरेनस और पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि और मंगल पर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस प्रमुख हैं जो कि विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि और मंगल में। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं या आवासीय क्षेत्र। भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं क्या कहलाती हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। सुमूलित कीजिए तो सबसे मतलब ग्रह कौन सा है? तो ग्रह यूरेनस है। उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पुष्कल तारा हेली को कहा जाता है और कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो मेराइनर, एक जो मेराइनर है वो एक कृत्रिम उपग्रह है। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक है सूर्य। सूर्य के केंद्र में स्थित पदार्थ होते हैं तो जो गैस है और प्लाज्मा के रूप में स्थित होता है। जो सूर्य का केंद्र भाग है वो कैसा है? गैस और प्लाज्मा के रूप में स्थित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा बनाता है। हारिक वलय या डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रफल पर। केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रफल हरियक वलय या डायमंड रिंग देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा या न्यू मून डे को होता है सूर्य ग्रहण। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है।
खगाश या पूर्ण सौर ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार है वो छोटा होता है। इसलिए जो सूर्य ग्रहण है वो केवल कुछ ही स्थानों पर दिखाई देता है, क्योंकि जो पृथ्वी है उसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में जो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया है वो क्या होती है, छोटी होती है। सूर्य का प्रभायमान यह प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रच्छाव मेघों के हिम स्पटों में एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है तो 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी से निकट दूरी पर होती है। जब सूर्य है वो या पृथ्वी है वो सूर्य की निकटतम दूरी पर कब होगी तो 3 जनवरी को होती है। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा है और कितना बड़ा है तो 109.2 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आता है बुध। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है तो वो बुध है और 87.96 डे में कंप्लीट करता है। 2 ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं होते तो बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं होता। अब इसमें से सत्य कथन बताना है। किसी पिंड का एल्बिडो अपरिवर्तित प्रकाश में दिखने पर उसकी चाक्षुत्र द्युति या ब्राइटनेस निर्धारित करता है। एक पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश पर देखने पर उसकी आशुत्र द्युति या फिर ब्राइटनेस निर्धारित करता है। अब आता है शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। सबसे निकट का ग्रह कौन सा है तो बुध था, लेकिन सबसे गर्म कौन है तो वो है शुक्र। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है तो इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को या वीनस को कहा जाता है। यह ग्रह जिसको भोर का तारा कहा जाता है तो उसको शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, क्योंकि ये पहला कथन था कि जो शुक्र ग्रह है उस पर मानव जीवन का अत्यधिक मतलब जीवन होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, इसलिए वहां पर हो नहीं सकता। तो आर एक की व्याख्या भी करता है और दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी की जुड़ा बहन किसको कहा जाता है तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। जो मैगलन अंतरिक्ष यान था वो शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। अब आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था तो पृथ्वी गोलाकार है, ये कहा था अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी का व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। कथन ए। पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोलाकार नहीं है। आर सही है लेकिन एक गलत है। इसमें क्या कहा गया है पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले क्षेत्र या दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन क्या होता है घटता नहीं बल्कि शायद बढ़ जाता है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर या आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर या शयन द्रव्य होता है। भूपर पट्टी में बहुआयत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है तो भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला गया प्रकाश कितना समय लेता है तो उसको 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। किसी भी प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है उसको क्या कहा जाता है तो वह तारा जो पृथ्वी के सबसे समीप है तो सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह कितना होता है तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करती है अपनी पृथ्वी 29.8 किलोमीटर सेकंड की गति से। पृथ्वी
परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है, तो 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट में अपनी दूरी कंप्लीट कर लेती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। सत्य कथन बताना है, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में तुम्बा से गुजरती है। जो पृथ्वी है उसकी जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? भारत के दक्षिण तुम्बा से गुजरती है। सत्य कथन बताना है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतर होता है। दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी का जो भू परिभ्रमण होता है उसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, इसलिए दोनों ध्रुवों पर दिन और रातों की सीमा मतलब जो अवधि है वो कैसी होती है? समान होती है। मौसम बदलने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपनी अक्ष पर थोड़ा सा झुका होना मौसम बदलने का कारण होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः दिल्ली शहर में दिन में अर्थात दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्दियों में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। इसलिए क्या होगा, जो दिन में दिल्ली में वहां का तापमान ज़्यादा होगा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाती है तो सबसे अधिक क्या संभावनाएं होंगी? तो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 1/4 कम हो जाती है तो हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो हमारे जो वर्ष हैं वो कम हो जाएंगे, 1 साल की सीमा कंप्लीट हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ पर होती है? जो पृथ्वी पर जो मरुभूमि है वो 23 डिग्री अक्षांश के पास होने की संभावना ज़्यादा होती है। कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। कथन बी या कथन आर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रहों का निकास है वो बेग मिल जाता है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रहों का जो निकास है उसके लिए बेग मिल जाता है। पृथ्वी के पूर्णतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। यदि पृथ्वी का जो कृत्रिम उपग्रह है वहां से यदि कोई वस्तु गिराई जाती है या बॉल गिराई जाती है तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं उसके समान ही आवर्तकाल में वो उसी के साथ कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार या मेंटल के नीचे कोर बना होता है। तो जो कोर होता है वो किसका बना होता है? निकेल और लोहे का बना होता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आता है ग्रह हमारा मंगल। एक ग्रह के दिन का मान उसके कक्षा का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान होता है। झुकाव के समतुल्य है, यह सही है। जो मंगल ग्रह है उसका जो दिन का मान होता है वो पृथ्वी के समान होता है और अक्ष पर जो झुकाव है वो भी पृथ्वी के समान ही है। कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम होती है। तो ये गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम होता है, तो ये सही है। पृथ्वी का व्यास से कम होता है मंगल ग्रह का व्यास। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के होने की वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, तो वहाँ पर पृथ्वी के समान ही मंगल ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति की क्यों आशंका जताई जाती है? क्योंकि वहाँ पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतलित जल की उपस्थिति प्राप्त हुई है। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना किस ग्रह पर की जाती है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण है जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो ये है अपना यूरोपा, अर्थात जो बृहस्पति है उसका जो उपग्रह है उस पर भी जीवन की संभावना देखी जाती है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल भी पृथ्वी के वायुमंडल के समान है, तो यूरोपा। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। जो फिनिक्स मार्स लैंडर है वो 25 मई 2008 में मंगल की सतह पर उतरा था। अब नेक्स्ट ग्रह आता है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रहों की चंद्रमा की खोज किसने की
थी तो बृहस्पति के जो ग्रह हैं उनके चंद्रमा की खोज की थी गैलीलियो ने। सौरमंडल पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लगने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा देर में या फिर सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। बृहस्पति का वलय किससे बना होता है? तो जो बृहस्पति है उसका वलय बना होता है सिलिकेटों का बना होता है। यह ग्रह जिसके सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है तो वो है बृहस्पति। अब नेक्स्ट टॉपिक है शनि। शनि के चारों ओर एक चक्र लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लेता है 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया था वह कौन सा था? शनि। तो कैनिशी किसका उपग्रह है या फिर अंतरिक्षयान है? तो वो है शनि का। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है तो शनि नेपच्यून से गर्म होता है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है तो वो शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन, जो कि सबसे बड़ा है। अब आता है अरुण, वरुण और प्लूटो। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस को चंद्रमा की या सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं 84 वर्ष। जिस वर्ष या जिस ग्रह या बोने ग्रह का वर्ष दीर्घतम कितना होता है? तो प्लूटो को कहा जाता है बोना ग्रह और इसका समय सबसे ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में की गई एक परिभाषा के अनुसार कौन ग्रह नहीं है? तो प्लूटो ग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है अभी यम है और कभी यम था। पहले यम माना जाता था लेकिन अब क्या है? वरुण। निक्स एंड हाइड्रा चंद्रमा है तो निक्स और हाइड्रा है वो प्लूटो के उपग्रह हैं। अब आता है चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहाँ स्थित है? तो शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। कथन ए, चंद्रमा या चांद का समदेव एक ही अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर से अभिमुख होता है तो ये सही है। चंद्रमा अपनी अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिससे वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है तो ये गलत है। पहला सही है कि जो चंद्रमा है उसकी सिर्फ एक ही फलक पृथ्वी से दिखाई देती है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है तो ये कथन सही है। अपनी कक्षा पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है तो ये सही है। जब अपने साथ मतलब वो अपनी धुरी पर भी उतनी ही गति से घूमता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए उसकी सिर्फ एक ही पृष्ठ हमें पृथ्वी से दिखाई देती। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल स्थित नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा होता है, चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है तो उसे पूर्ण चंद्र या फुल मून कहा जाता है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा की चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? तो 14 नवंबर 2016 को जब पूर्णिमा हुई थी तो जो चंद्रमा था उसका सामान्य चमक से ज़्यादा चमकदार होने का मुख्य कारण था चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर स्थित रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू या फुल पेरिजी पर होना इसके ज़्यादा चमकदार होने का कारण था। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चांद के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चांद के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। सौरमंडल में चंद्रमा है तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ग्रह क्या है? तो यूरेनस एक ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है, कुशल तारा हैली है और कृत्रिम उपग्रहयान कौन है? मैरिनर है। ब्लू मून की परिघटना कब होती है? तो जब एक सौर वर्ष में
एक अत्यधिक पूर्णिमा आ जाती है तो क्या होता है, ब्लू मून की घटना कहा जाता है। मतलब एक सौर वर्ष में यदि 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं या एक से अधिक पूर्णिमाएं होती हैं तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,400 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है। शुद्ध ग्रह क्या है? तो शुद्ध ग्रह पढ़ेंगे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो बृहस्पति और मंगल के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे शैल हैं उनको शुद्ध ग्रह कहा जाता है। शुद्ध ग्रहों के विषय में सही कथन क्या है? शुद्ध ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार की चट्टानें या मलबे होते हैं। अधिकांश शुद्ध ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह या एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य स्थित होते हैं वो हैं मंगल और बृहस्पति। क्या होते हैं? छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षा में स्थित होते हैं। शुद्ध ग्रह और धूमकेतु के बीच अंतर बताइए। तो शुद्ध ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं या प्लेनेटॉइड होते हैं, जबकि जो धूमकेतु होते हैं वो हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी तथा धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुष्कल दिखते हैं, जबकि जो शुद्ध ग्रह होते हैं वो ऐसे नहीं दर्शाते। धूमकेतु एवं उल्काएं। धूमकेतु की पुष्कल सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि जो सूर्य द्वारा उत्तेजित विकिरण होती हैं वो धूमकेतु का वहज दाब डालती हैं जिससे कि पुष्कल सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाता है। जो सूर्य द्वारा उत्तेजित विकिरण है वो धूमकेतु पर वहज दबाव डालती हैं जिससे कि उसकी पुष्कल सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती हैं। हेल बाप नाम क्या है? तो हेल बाप किसका नाम है? तो ये पुष्कल तारा या धूमकेतु है। सेमुकर लेवी-9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह क्या था? तो सेमुकर लेवी-9 बृहस्पति से टकराया था। उल्का या मेटियोर क्या होते हैं? तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल से प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या कहा जाता है? मेटियोर्स कहा जाता है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या कहा जाता है? मेटियोर कहा जाता है। अब आती है पृथ्वी। सबसे पहले इसमें पृथ्वी का पहला टॉपिक है अंतरिक्ष। 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण और 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह क्या है? तो 45 डिग्री दक्षिण एक सही अक्षांशीय रेखा को प्रदर्शित करता है। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होते हैं तो विषुवत रेखा पर जो वृत्त बना होता है अक्षांश रेखाओं का वो सबसे बड़ा वृत्त है। प्रधान यामी उत्तर या ध्रुव वृत्तीय या विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो अंध महासागर में विषुवत भूमध्य रेखा का और प्रधान यामी उत्तर का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? अंध महासागर में स्थित है। देशांतर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है अतः यह स्थित होगा तो 2 घंटे आगे है तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित होगा काहिरा। जब 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न होगा तब प्रातः में 6:30 बजे हैं तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर कहाँ पर बजेंगे? यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर होता है तब दोनों के समय के बीच कितना समय अंतराल होगा? तो यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री अक्षांश या देशांतर का अंतर है तो उन दोनों के बीच जो समानांतर समय होगा वो 6 घंटे का होगा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे शायन है तो वह जगह अवस्थित है। जब ग्रीनविच पे क्या है? मध्याह्न मतलब 12 बजे हुए हैं और एक जगह स्थित है जहाँ पर क्या शाम के 5 बज रहे हैं तो वो कहाँ पर स्थित होगा? तो 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर वह स्थित होगा।
वह देशांतर जो प्रधान यामी के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है वो है 180 डिग्री देशांतर। नई शताब्दी के सूर्य ग्रह की प्रथम किरणें भारत के जिस स्थान पर यामी उत्तर में दिखाई देती हैं तो वो कौन सा है, तो 93 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट में नव शताब्दी में जो सूर्य उदय होगा तो उसकी पहली किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, 93 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट में। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो किसी स्थान पर मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा प्रधान यामी उत्तर नहीं गुजरती, तो प्रधान यामी उत्तर जो रेखा है वो नाइजर से नहीं गुजरती, बल्कि प्रधान यामी उत्तर जो रेखा है वो 9 देशों से गुजरती है, जिसमें आता है यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से। 9 देशों से गुजरती है, तो यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका 9 देशों से गुजरती हैं। आर्का डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन में से किस स्थान से जीएमटी के समान है, वह कौन सा है, तो आर्का डबलिन और लिस्बन में जो जीएमटी है उसके समान ही समय होता है। ग्रीनविच समय या ग्रीनविच मध्याह्न समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि में देश का मानक समय बताइए, तो सबसे आगे कौन है, तो सबसे पहले है जापान, फिर इराक, ग्रीस, यूनान, क्यूबा और कोस्टारिका। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यामी उत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब पृथ्वी पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजने की चाय ले रहे होते हैं। वह स्थान किस देशांतर पर स्थित होगा, तो वो 90 डिग्री वेस्ट में स्थित होगा। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है। तार संपेदित करने में 12 मिनट का समय लगा है। एक नगर में 6 बजे साय तक पहुंच गया है, तो नगर का देशांतर क्या होगा, तो नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री ईस्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डे लाइन कहाँ से गुजरती है, तो इंटरनेशनल डे लाइन गुजरती है प्रशांत महासागर से। कथनीय तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है, तो ये सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो ये भी सही है। और ये कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमणित कर दी जाती है, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय पर कितने बज रहे होंगे, तो 6:30 या 6:30 सुबह के बज रहे होंगे। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है, तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा या अक्षांश या देशांतर में से कौन से मार्ग बनाना चाहिए, तो सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए देशांतर को माध्यम बनाना चाहिए। इसी जगह पर स्थानीय समय 6 बज प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में 3 प्रातः है। उस जगह का देशांतर कितना होगा, तो 45 डिग्री पूर्व होगा। अब आती है विषुवत रेखाएं या फिर भूमध्य रेखाएं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच टाइम 9 देशों से गुजर रही थी और भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, जिनके नाम हैं साओ टोम, प्रिंसिप, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील।
तो जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से गुजरती है, जिनके नाम है साओ टोम, प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? तो वार्षिक तापांतर होता है वो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम अवस्थित नगर कौन सा है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम अवस्थित है सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वह कौन सा महाद्वीप है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखाएं, कर्क रेखा और मकर रेखाएं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनताश होता है तो वो है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा हवाई द्वीप से मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान और से गुजरती हैं। तो जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो पहले आता है हवाई द्वीप, फिर मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ओमान और ताइवान से गुजरती है कर्क रेखा। मकर रेखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, बोट्सवाना और नामीबिया से गुजरती है। मकर रेखा कहाँ कहाँ से? तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, बोट्सवाना और नामीबिया से गुजरती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है तो मकर रेखा पे क्या होती हैं? जो किरणें होती हैं वो लंबवत चमक रही होती हैं। दिन और रात, विषुव और या इक्विनॉक्स, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन रात बराबर होते हैं तो ये कौन सा है? तो 20-21 मार्च और 22 से 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं तो भूमध्य सागर में जो वर्ष भर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव से कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा तो विषुव रेखा पर क्या होगा? 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी ध्रुव में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी ध्रुव का होता है 21 और 22 दिसंबर। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है तो उत्तरी ध्रुव पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 20-21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 30 और 21 और 22 दिसंबर। ग्रीष्म आयनात प्रतिवर्ष कब होता है? तो ग्रीष्म आयनात जो होता है वो 20-21 जून को होता है। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी बनेगी तो सबसे छोटी छाया बनेगी 21 जून को। पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कण से हुई है उनको क्या कहा जाता है? ओसिम्ड ने कहा था कि जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की यदि आयु ज्ञात करनी है तो हमें यूरेनियम डेटिंग करनी पड़ेगी। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग प्लीस्टोसीन युग से है। प्लीस्टोसीन युग से माना जाता है महान हिमयुग।
वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है, तो 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी को क्या कहा जाता है, लघु हिमकाल कहा जाता है। डायनासोर का काल क्या है, तो डायनासोर का काल आज से लगभग 6,70,000 वर्ष पूर्व का समय क्या होता है, डायनासोर का समय माना जाता है। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है, तो विवर्तनिक क्रियाएं जो है वो महाद्वीप के अलग होने का कार्य है। भारत प्रधान या प्राचीन सुपर महाद्वीपीय मेडागास्कर का भाग था, इसे वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। तो वह कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और भारत का जो सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा था, जिसके अभी वर्तमान में कौन कौन से भाग हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे क्या कहा जाता है, तो विशाल पृथ्वी पर एक विशालतम भूखंड था जिसे कहा जाता था पेंजिया। महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था, तो उत्तर अमेरिका कभी गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं रहा है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के समय जीवाश्मीय साक्ष्य का काल कितना था, तो पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मीय साक्ष्य का काल था लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिनमें जीवों के विकास को प्रभावित किया है, तो वे घटनाएं जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया है, तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमनीय चक्र। महाद्वीपीय विस्थापन और हिमनीय चक्र ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। बलन क्रिया परिणाम है, जो बलन क्रिया है वो किसका परिणाम है, तो वो पर्वत निर्माणकारी बल का, जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसका बलन क्रिया का परिणाम है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदार कौन होता है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। चट्टानें, इसमें सही कथन कौन सा है, तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्धारित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों से पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित की गई हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और यह चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अपसादी शैलियों के लिए कथन सत्य है। जो अपसादी शैल होते हैं वे शैल इस तरह के निक्षेप होते हैं, तो ये सही है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। तो बलुआ पत्थर क्या है, एक परतदार चट्टान है, वो कहाँ बनती है, पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन बताइए। तो आग्नेय चट्टानें हैं ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। कोग्लोमेट ग्रेनाइट शैल बलुआ पत्थर में से एक चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति हुई है आग्नेय और तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट अवस्थित हैं, तो आग्नेय शैलों का ग्रेनाइट कहाँ किसका उदाहरण है, तो ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अपसादी शैलों का उदाहरण क्या है, तो अपसादी शैलों का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल। अब आती है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। जब भी ज्वालामुखी होती है उससे सबसे ज़्यादा गैस निकलने वाली कौन सी गैस है, तो वो जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्सी है, वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो यदि जब लावा ठोस हो जाता है तो उसके कारण जो पर्वत निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर,
उसको प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। ज्वालामुखीय उद्गार या वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता तो बाल्टिक सागर में कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित कहाँ पर है? तो जो ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस है वो उत्तर अमेरिका में स्थित है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और विशुवियस। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और विशुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। जो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमंजारो वो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में है। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी या वोल्केनो। ज्वालामुखी जिससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो वो है स्ट्रोम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलाउ। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाउ। एटना में कहाँ स्थित है? तो ये सिथली द्वीप पर स्थित है। विशुवियस ये इटली में स्थित है। बेरिवस तो ये रास द्वीप पर स्थित है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। एटना सिसिली द्वीप पर है। विशुवियस इटली में है। बेरिवस ये रास द्वीप पर है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। माउंट रेनियर ये यूएसए में है। माउंट रेनियर कहाँ पे है? यूएसए में स्थित है। एटना इटली में है। पेरिकुटन मैक्सिको में है और टाल फिलीपींस में है। पेरिकुटिन मैक्सिको में है। एटना इटली में है और माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट किनाबालू मलेशिया में है और अल बुर्ज ये ईरान में है। अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? पेरू में स्थित है। कोलीमा ये मैक्सिको में स्थित है। कोलीमा कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। और माउंट मेरापी ये इक्वाडोर में स्थित है। सबनकाया पेरू में स्थित है। कोलीमा मैक्सिको में है और माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में स्थित है। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्गार होता है उन्हें क्या कहा जाता है? PSL तरंगें कहा जाता है। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी और L फॉर लेव या फिर सरफेस वेव इनको कहा जाता है। भूकंप की तरंग के समय कितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, P, S और L। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो जो रिंग ऑफ फायर है वो भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से संबंधित है। सत्य कथन बताइए। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? भूकंप की तरंगें को ज्ञात करने में। सिस्मोमीटर मापता है। तो सिस्मोमीटर है वो भूकंप को मापता है। सुनामी शब्द संबंधित है। सुनामी जापानी भाषा से संबंधित है। जापान का वह शब्द जिसने विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया है तो वो है फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहशीलता है जिसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशीलता का कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। महाद्वीप वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिक होती है। तो इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं तो वो है अफ्रीका में जिसमें है 54 देश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार में सही क्रम बताना है तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा
महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा भूमि ज़्यादा है लेकिन व्यक्ति कम है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। वह महाद्वीप जो संसार में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो वो है दक्षिण ध्रुव या अंटार्कटिका। वहाँ पे सबसे ज़्यादा माध्य ऊंचाई पाई जाती है। मानचित्र में दिखाए गए चिन्हों को क्रमशः जमाना है। तो ए में क्या है? तो ये एंडीज पर्वत को डिनोट करता है। बी ब्राजीलियन को नोट करता है, ब्राजीलियन सीड को। और सी वो है गुआना उच्च भूमि। और जो 4 है वो हमें अमेज़न बेसन को प्रदर्शित करता है। एटलस पर्वत अवस्थित है, तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वत। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो वह महाद्वीप जिसमें संपूर्ण क्षेत्रफल पर मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो वो है यूरोप। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। पर्वतों का सागर कहा जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मूरदार पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप पर स्थित है वह कौन सा है? तो वो दक्षिण अमेरिका स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप पर स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी आल्प पर्वत मालाएं स्थित हैं, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो माला है वो है न्यूजीलैंड में स्थित है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो जो आल्प्स पर्वत है वह फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में स्थित है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में स्थित है आल्प्स पर्वत। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो आल्प्स पाई जाती है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या पाया जाता है? व्हाइट पर्वत पाया जाता है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो बर्मीज अराकानयुमा पर्वत चाप भारत और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारित करता है। हिमालय का विस्तार अराकानयुमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत का नाम क्या है? तो राइन नदी के किनारे जो अवस्थित पर्वत है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक पर्वत और व्हाइट पर्वत यूएसए में स्थित है। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावरी भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के। तो पेराइन यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में और अरावरी भारत में पाए जाते हैं। डेकिन्स वर्ग पर्वत स्थित है, तो डेकिन्स वर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। और डेक्कन्सबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में स्थित। अब दिए मतलब सूची 1 में दिए गए हैं पर्वत और उनके देश कहाँ पर है। अलेघनी तो यूएसए में स्थित है अलेघनी। कैंटावियन स्पेन में स्थित है। कैंटावियन कहाँ पर स्थित है? स्पेन में स्थित है। अल-बुर्ज ईरान में स्थित है। अल-बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो अल-बुर्ज ईरान में स्थित है। मैकिंजी कनाडा में स्थित है। मैकिंजी कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। कोस्को ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैकिनले दक्षिण अमेरिका अलास्का में स्थित है। एलब्रुश यूरोप में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है। बोर्सजेज एक भूशत पर्वत है। विंध्य एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा जो है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है। फिर से पढ़ लेते हैं। तो अलेघनी ये यूएसए में स्थित है। कैंटावियन स्पेन में स्थित है। एलब्रुज जो है वो ईरान में स्थित है। और मैकिंजी जापान कनाडा में स्थित है। मैकिंजी कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है। क्यूस्को ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्यूस्को मैकिनले
उत्तर अमेरिका अलास्का में स्थित है, एल्ब्रुस यूरोप में स्थित है और किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। आल्प्स पर्वत एक वलित पर्वत है। बोस्जेज एक भूषित पर्वत है। विंध्य अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? तो माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत कौन सा है? तो इटली में अवस्थित पर्वत है एपिनाइन। इटली में अवस्थित पर्वत का नाम है एपिनाइन। फ्रांस स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला स्थान है पेरिनीज। गोलन हाइट कहाँ पर स्थित है? तो गोलन हाइट मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में स्थित है गोलन हाइट। पठार और घाटियाँ। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत दूर ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार है, यह कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो खनिजों का भंडार है वो पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? तो पठार पर स्थित नगर का नाम है मैड्रिड। संसार की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व की छत या संसार की छत कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी या डेथ वैली उदाहरण है, तो एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? तो शैतान की गोल्फ कोर्स यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती हैं, तो जो मृतक घाटी हैं वो जानी जाती हैं अत्यधिक उष्णता के कारण। पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में अवस्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन अवस्थित है, तो ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन है वह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बृहत बेसिन या ग्रेट बेसिन अवस्थित है, तो बृहत बेसिन यूएसए में स्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो राजाओं की घाटी कहा जाता है मिस्र में स्थित है। अंधी घाटी पाई जाती है, तो अंधी घाटी कोस्ट प्रदेश में पाई जाती है। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जो मरुस्थल हैं वो क्या होते हैं? शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, तो ये कथन सही है। कथन आर, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है, तो ये भी सही है। और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। मरुस्थल परिभाषित कीजिए। यह क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है धार। टकलामाकन मरुस्थल स्थित है चीन में। सोनोरन, यह मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सोनोरन कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। टकलामाकन कहाँ पर है? तो टकलामाकन है चीन में। कराकुम, कराकुम कहाँ पर है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। गिब्सन, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्त ए लूट कहाँ पर स्थित है? तो दस्त ए लूट स्थान स्थित है ईरान में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है धार मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल स्थित है उत्तरी चिली में। आटाकामा मरुस्थल स्थित कहाँ पर है? उत्तरी चिली में स्थित है। पृथ्वी की सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनियन मरुस्थल। सत्य कथन बताइए। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतरों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। जो सत्य कथन बताना है, तो उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं वो महाद्वीप के पश्चिम सीमा में
व्यापारिक पवन पट्टियों में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल बोट्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोट्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका और यूरेशिया महाद्वीप क्षेत्र में निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है। तो जो अफ्रीकी और जो यूरेशियाई मरुस्थल है उसके निर्माण का मुख्य कारण है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिका या हाई प्रेशर सेल से अवस्थित है, हाई प्रेशर सेल से बना हुआ है। अब आते हैं घास और मैदान। पहले आते हैं घास के मैदान और उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है। तो जो पेरीज पर्वत मैदान पाए जाते हैं, तो पेरीज पाए जाते हैं उत्तर अमेरिका में। पंपाज या लानूस पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में। स्टेपीज यूरोप में पाए जाते हैं और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। केन्या में सवाना पाया जाता है, अर्जेंटीना में पंपास पाए जाते हैं और वेनेजुएला में लानूस पाए जाते हैं। और अमेरिका में क्या पाए जाते हैं? पियरीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे हुआ है? तो जो सवाना है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। सवाना क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेलवाश ये उष्णकटिबंधीय वन है और टैगा ये शीतोष्णकटिबंधीय वन है। पियरीज उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपाज और लानूस ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। स्टेपीज यूरोप में पाए जाते हैं और वेल्ड दक्षिण यूरोप में पाए जाते हैं। केन्या में पाए जाते हैं सवाना, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास, वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानूस और साउथ अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं पियरीज। सवाना दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सबसे चौड़ा जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं घास के मैदान उनको पंपास कहा जाता है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेलवाश उष्णकटिबंधीय वन है और टैगा क्या है? तो ये है एक शीतोष्णकटिबंधीय वन। विश्व के देश और उनकी सीमाएं क्या क्या हैं? जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के आधार पर आरोही क्रम में जमाना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में जमाना है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि में सही आरोही क्रम में जमाइए तो सबसे पहले आता है अर्जेंटीना, फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश स्थित है मालदीव। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा है, तो समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा है कनाडा की। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। नीचे के मानचित्र में दिए गए देश दिखाई दे रहे हैं, उनके पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे। इनके साथ जलपिंड रेखांकित कीजिए। ये कौन से किए गए हैं? तो ये बताता है कजाकिस्तान, बी बताता है तुर्कमेनिस्तान, सी बताता है उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिज और तजाकिस्तान। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती, तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं लगती हैं। इजराइल के साथ सीमाएं कौन साझा करता है? तो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। चीन के साथ सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो चीन के साथ सीमावर्ती देश हैं मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। तो चीन के साथ सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं या उसकी सीमा कौन कौन बनाता है? तो मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया। नीचे दिए गए मानचित्र में इनके स्थान बताने हैं। तो पहला डिनोट करता है लीबिया को, दूसरा सोमालिया को, तीसरा बताता है नाइजीरिया और चौथा बताता है नामीबिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको सोमाली प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें 4 देश आते हैं जिनका नाम है सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती हैं, तो वह देश जिसकी सीमाएं एड्रियाटिक सागर से लगती हैं वह है अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मोंटेनेग्रो। इसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है। एड्रियाटिक सीमा सागर से लगने वाली देश कौन कौन से हैं? तो अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मोंटेनेग्रो। बाल्कन देश कौन कौन से हैं? तो बाल्कन देशों की संख्या है या फिर देश कौन कौन से हैं? तो अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, दक्षिण मतलब क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया। सियरा लियोन कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है? तो पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और लाटविया में से लिथुआनिया की सीमा किससे टच नहीं होती? तो यूक्रेन की सीमाएं लिथुआनिया से टच नहीं होती। सत्य कथन बताना है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 7% से कम में फैला हुआ है। तो जो इंग्लैंड है वो यूनाइटेड किंगडम के 7% से कम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या है 14। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो स्कैंडिनेवियन में देशों की संख्या है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड जो कि भौगोलिक आधार पर है, और स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जो ऐतिहासिक, संस्कृति और भाषाई आधार पर स्थित है। स्पेन, नॉर्वे और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है? तो भारत और चीन, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अधीन क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और उनके अधीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप पर अपना अधिकार बताता है। डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है सेंटा क्रूज पर, और फ्रांस का है मार्टिनिक पर। देखो, क्रिसमस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क, सेंटा क्रूज पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मार्टिनिक पर है फ्रांस का। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने का पर भी यूरोप के अधिकार में आता है, वो है ग्रीनलैंड। अब इसमें सही द्वीप बताने हैं, विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाले देश। तो अलियूशियन द्वीप कहाँ पर है? तो यूएसए में स्थित है। अलियूशियन द्वीप यूएसए में अधिकार है उसका। बियर द्वीप नॉर्वे में स्थित है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। तो एलुएशियन द्वीप पर यूएसए,
बियर द्वीप पर नॉर्वे, डेनमार्क पर, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। इसके साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।